जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट टू मतलब हमारा लेक्चर का पार्ट टू। ओके, मैं पहले पार्ट वन अपलोड कर चुका हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट टू। ये बहुत बड़ा चीज है, इसको आप सही तरह से पढ़ो। मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज आपको समझाने के लिए, और आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में 2 और 3 नंबर में आ सकता है। कोई अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पोर्शन में 2 नंबर तक जरूर आएगा, इसलिए आपको अच्छे तरह से देखना है। और वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप इसको फुल लेक्चर देखिए, देखने के बाद प्लीज अगर लाइक हुआ आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस किया हूं कि मैं उसका हर पार्ट लाऊंगा। तो पहले मैं इसलिए इसको डाला क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक सीरियल हो, एक सीरियल की तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि आपका इस सब्जेक्ट पर फोकस रहे। ओके, तो देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। पहले आपको बोल चुका हूं कि हम 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए हैं, और जो हमें अच्छा लगा तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो हम देखिए, तो लिखा हूं यूके, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, सोवियत यूनियन, वेइमर रिपब्लिक, जर्मन, साउथ अफ्रीका, जापान, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो हमें अच्छा लगा हम उसको उठाया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको डाले हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले लिखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपको पता होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, पर हम क्या फॉलो कर रहे हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हम यूके से लाया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे आपका लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एटसेट्रा। ओके, सेकंड है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, दो चीज, एक है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और एक है नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट आपका क्या? प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ओके, इसे जिनसे हम बोलते हैं डी जोरे। ओके, और नॉमिनल हेड ऑफ द और रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? वो होते हैं हमारा कौन? प्राइम मिनिस्टर। जिनके पास होता है डिफेक्टिव पावर। डिफेक्टिव मींस ही इज द रियल पावर। ओके, द रियल पावर हैज वेस्टेड ऑन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर। इसको मिलाया है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपको बोला प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ना सबसे बड़ा पावरफुल पद होता है। ओके, तो हम जब पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब पढ़ेंगे। देन मोर पावरफुल ऑफ लोअर हाउस। मैं आपको बोल चुका हूं कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लेकर है। तो लोअर हाउस मतलब लोकसभा। ओके, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। लोअर हाउस रिप्रेजेंट्स द रिप्रेजेंटेटिव हेड, मींस दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, so the member of the Lok Sabha or the member of the government or the government is responsible. Okay, the government is responsible at the Lok Sabha. So Lok Sabha is more powerful. Why? Now because in Lok Sabha the members are elected by the people. They are directly elected by the people. Okay, तो लोगों का फेथ और एस्पिरेशन उनके ऊपर रहता है, क्योंकि हम उनको वोट दिए हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, देश के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, भला करेंगे, तो इसलिए सो उनका ज्यादा पावरफुल है। देन कॉन्सेप्ट वाज सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता होगा, मैं बोला हूं कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप यूएसए जाओगे, यूएस में क्या है? डुअल सिटीजनशिप। ओके, अगर आप यूएसए में कैलिफोर्निया में रहते हैं, एक स्टेट है उसका, तो यू आर द सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया एज लॉन्ग एज यू आर द सिटीजन ऑफ यूएसए। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो आप जहां भी रहे, आप उड़ीसा में रहे, बिहार में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, आपका एक ही सिटीजनशिप है, एक ही पहचान है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन
single citizenship and dual citizenship. Okay, so though our is a federal country, still we believe in single citizenship. Okay, next come to the legislative power. आपको बोल चुका हूं कि एक गवर्नमेंट का 3 अंग होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. सो लेजिस्लेटिव पावर हम यूके से लाए हैं. ओके, देन बाई कैमरल लेजिस्लेटर. बाई कैमरल मतलब डुअल. जैसे बोलते हैं आप अगर बात करोगे यूनियन में तो यूनियन में क्या होता है, हमारा लोकसभा राज्यसभा 2 है, बाई कैमरल. अगर स्टेट के बारे में बात करेंगे आपका क्या है, जैसे स्टेट असेंबली और एक है काउंसिल. ओके, सो 2 है आपका. देन आप क्या है, रूल ऑफ द लॉ. रूल ऑफ द लॉ आपको पता होगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. द रूल ऑफ द लॉ इज द constitution. The rules are written in the constitution that has been followed by the MPs, by the MLAs in the states and centers respectively. Okay, then the legislative speaker and their rules. Legislative speaker and their rules, if you talk of the central government, there is a Lok Sabha. So Lok Sabha को चलाने के लिए कौन होता है, स्पीकर रहते हैं. जनरली जो रूलिंग पार्टी है जिसका गवर्नमेंट है उनमें से एक उनको स्पीकर चूज किया जाता है. तो अगर इस तरह हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव की, तो स्टेट लेजिस्लेटिव इस तरह स्पीकर है जो आपका सेशन को चलाएंगे. ओके, बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड द रूल्स. देन प्रेरोगेटिव रीड्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. सो दीज आर टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. तो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हम ये चीज लाए हैं. ओके, तो ये चीज आपको अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए. देन कम टू द आयरलैंड, दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. हम क्या लाए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी. डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहता है इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट. तो हमें लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम लाना चाहिए. those who are poor, those who are vulnerable, those who are downtrodden, तो उन लोग को उठाने के लिए, इकोनॉमिकली उनको आगे लेने के लिए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ओके, तो जिसे हम आयरलैंड से लाए हैं. देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट. आपको पता होगा तो लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना होता, सॉरी राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट. आपको पता है कि राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ है 250, पर अभी कितने हैं 245. आउट ऑफ 245 दैट इज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, तो जिनमें कला, संस्कृति, विज्ञान, इस सब फील्ड में जिनका एक्सपर्ट है तो उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है. जैसे लता मंगेशकर जी को पहले कर चुका है, और सचिन तेंदुलकर साहब एटसेट्रा. ओके, देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट द हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट, उनका भी इलेक्शन होता है. दो द इलेक्शन वाज कंडक्टेड इनडायरेक्टली, फिर भी उनका इलेक्शन होता है. कैसा होता है इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट पेपर. ओके, जो मेथड है सीक्रेट बैलेट पेपर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, दैट इज द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इनडायरेक्टली होता है. तो हम जब प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ेंगे तब उनका इलेक्टोरल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे हम वोट करते हैं. हम वोट नहीं करते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस और द स्टेट लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो वोट करते हैं. तो उनको वोट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कौन उनको वोटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. तो ये 3 चीज हम लाए हैं आयरलैंड से. देन ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया से वाली क्या लाए हम, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन द स्टेट्स, दैट इज इंटरस्टेट ट्रेड. सपोज उड़ीसा बंगाल, झारखंड बिहार, यूपी पंजाब एटसेट्रा. तो 2 स्टेट के बारे में बीच में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, इसे बोलते हैं इंटरस्टेट बिजनेस बोलते हैं और इंटरस्टेट ट्रेड बोलते हैं, जो हमें ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं. देन कॉन्करेंट लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है कॉन्करेंट लिस्ट, देखिए तो क्या होता है, 3 लिस्ट है हमारा. एक है सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट. जैसे सेंट्रल लिस्ट में क्या है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर के पास पावर होता है तो उसमें वो लॉज लेजिस्लेट करता है. जैसे सेंट्रल लिस्ट में आपका आएगा डिफेंस आएगा, रेलवे आएगा, पोस्टल आएगा,
ओके, बैंकिंग सिस्टम आएगा और आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप लेकर आएगा, तो उसमें वो आ गया आपका सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? एग्रीकल्चर, और आपका आएगा हेल्थ, सैनिटेशन, और आपका आएगा फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एटसेट्रा, वो आएगा हमारा स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा है जिसमें बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे कैन मेक द रूल्स, दे कैन मेक द लॉज। ओके, जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरेंस, ओके, एडॉप्शन, ये सब जो होता है इनमें से दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स एटसेट्रा, इन सब चीज से बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो रूल्स ला सकते हैं। इसमें कॉन्करेंट लिस्ट हम ऑस्ट्रेलिया से लाए। देन प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वेरी गुड पॉइंट, दैट इज द प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई बिल को लेकर, बिल मतलब को पता होगा सेट ऑफ प्रपोजल्स, हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। अगर कोई बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा में कुछ मतभेद होता है, कुछ डेडलॉक होता है, तो उसे सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं जिसमें बोथ मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा बैठते हैं। हाँ, और इस सेशन को चेयर कौन करते हैं? ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा। राष्ट्रपति जॉइंट सेशन बुलाते हैं पर इसको चेयर कौन करते हैं? ना द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये केस हो गया। और केस, सेकंड केस क्या हो सकता है? जब न्यूली जनरल इलेक्शन खत्म हो गया, न्यूली गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन हो गया, तो जिसका न्यू गवर्नमेंट का जब पहला सेशन होता है, पहला अधिवेशन होता है, वो पहला अधिवेशन में पहला दिन क्या होता है? प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? जॉइंट सेशन, बोथ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा सबको बुलाते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना चाहिए, जब प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये दो चीज में होता है। और उसमें चेयर कौन करते हैं? ना द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर गाइस मैं आपको इधर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मेरा क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा नाउ? अब अभी हमारा लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो इसका आंसर मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। अभी हमारा 49th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, 49th CJI। तो मेरा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है अब हमारा 49th CJI कौन होने वाले हैं। तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट देखो, प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी। तो प्रीएम्बल में कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। ओके, सो दिस इज ओवर, दिस पार्ट इज ओवर। ओके, तो हम यूके, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं फ्रांस। फ्रांस देखो, फ्रांस में क्या है? नोशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द प्रीएम्बल। जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे ना, उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो प्रीएम्बल टर्म में द स्टेट विल प्रोवाइड इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी। तो ये टर्म क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम फ्रांस से लाए। Then the ideals of republic in the preamble. Okay, the ideals of a republic in the preamble. Okay, ये दो चीज हम फ्रांस से लाए हैं। जब हम डिस्कशन करेंगे प्रीएम्बल, उसके बारे में डिस्कस, तो रिपब्लिक क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन कौन था? कनाडा। तो कनाडा से क्या लाए? क्वासी फेडरल गवर्नमेंट। मैं आपको पहले से बोल चुका हूं, इंडिया इज नॉट ए फुली फेडरल स्टेट, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, क्योंकि कुछ चीज है ये जो सेंटर की तरफ से टिल्ट हुआ है। ओके, कुछ ज्यादा पावर सेंटर को दिया है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्वासी फेडरल, नीदर फुली फेडरल नीदर यूनिटरी, दैट इज क्वासी फेडरल। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेट, कोई तो फेडरल स्ट्रक्चर होता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ओके, वो चीज हम कनाडा से लाए। देन रेसिडुअल पावर्स रिटर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं पहले से बोल चुका हूं, कुछ रेसिडुअल पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए तो बोलते हैं क्वासी फेडरल, जो फुल्ली फेडरल नहीं है यूएस की तरह। यूएस में क्या है? फुल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेट। तो इंडिया में कुछ कंडीशन, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाता है, तो उधर प्रेसिडेंट रूल्स फॉलो होता है। तो उस कंडीशन में जैसे हम बोलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, ओके, इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा सेंटर के पास रेसिडुअल पावर होता है। ओके,
दैट्स वाई। देन कम टू द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ जैसे बोलते हैं यूएसएसआर, तो डिसइंटीग्रेट हो गया ना तो 1991 में। तो अब जैसे अभी रूसिया है, तो जब उस टाइम सोवियत यूनियन से क्या लाए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए में है, जो 11(2) है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको हम पढ़ेंगे। तो अब जब फंडामेंटल ड्यूटीज का और एक क्लास होगा तो उसको सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। स्वर्ण सिंह कमेटी, तो उसमें क्या दिए थे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 था, फिर एक 8 हुआ, राइट टू एजुकेशन 2002 2002 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है या नहीं आता है, उसका प्रोज और कॉन्स क्या है, लोग क्या कमेंट्स करते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम एक जब क्लास करेंगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज का सेपरेट क्लास, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो प्लानिंग कमीशन ये तो खत्म हो गया ना, प्लानिंग कमीशन तो ये खत्म हो गया 2014 से, वो खत्म हो गया 2015 से। हम क्या है इसको खत्म करके नीति आयोग, नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन क्या था, प्लानिंग कमीशन क्या था कि मतलब वो जो बोलते हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय प्लान, ओके, तो वो प्लानिंग कमीशन सेट करता था और उसको हम फॉलो करते थे। हमारा मतलब टारगेट कितना है, हम कितना अचीव किए हैं, ओके। तो प्लानिंग कमीशन का काम था। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया तो उसमें क्या हो गया, नाम प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिए और नीति आयोग लगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अभी चल रहा है। देन आइडल जस्टिस इन द प्रीएम्बल, ओके, द प्रीएम्बल इज जस्टिसिएबल और नॉट, हम पढ़ेंगे, जो हम सोवियत यूनियन से लाए। देन ओइमर कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक, ओइमर मतलब जर्मन, ओके, तो उनसे क्या लाए हम, सस्पेंशन में एफआर मींस फंडामेंटल राइट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके बारे में एक क्लास करेंगे। मतलब इसका क्लास तो मतलब 5 या 6 पार्ट होगा, फंडामेंटल राइट्स, ओके, तो उसको हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके। हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, प्रीवियसली 7 था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो नहीं रहा, जो पहले 31 में वो था, आर्टिकल 31 में, उसको हम हटाए, उसको हम लीगल राइट कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, जो आर्टिकल 300A में है, वो फंडामेंटल राइट्स में अभी नहीं आता। अब 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जबरदस्त डिस्कशन करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो गाइस मैं आपको पहले से बोल चुका हूं, कि आपका क्या जरूरत है, तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके जरूरत के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, ओके। तो आपका अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो कमेंट करोगे तो हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ओके। अगर कुछ तकलीफ होता है तो हमारा समझाने में और आपको समझने में, तो वो भी आपको कमेंट करना चाहिए। और हमको जो क्वेश्चन आपको 2 पूछे हैं तो आपका उसका आंसर हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ओके। तो अब आइए अपने टॉपिक पर, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हम क्या लाए हैं, अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, ओके, जो उसका परिवर्तन होता है, कुछ नया चीज ऐड होता है, पुराना चीज को हम बदल देते हैं, ओके। तो जो अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर है, ओके, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आर्टिकल 368 को हम फॉलो करते हैं, जो हम साउथ अफ्रीका से लाए हैं, ओके। देन इलेक्शन मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा जो इलेक्शन होता है वही मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो होता है राज्यसभा का वोटिंग होता है, उसको हम लाए हैं साउथ अफ्रीका से, ओके। दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन ना, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। अब देखिए जापान, जापान से हम क्या लाए, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, और लॉज ऑन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, और सुप्रीम कोर्ट किन लॉ के हिसाब से चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो जो प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ओके, उसके बारे में हम पढ़े, क्या होता है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ओके। ये फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, और ये हम क्या पढ़ेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। ओके गाइस, मैं एक चीज छोड़ दिया इधर, देखो कि हाँ, जो वीमेन से लाए हम, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के बारे में थोड़ा आपको बोल देता हूँ कि इमरजेंसी 3 टाइप का होता है हमारा, वो एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में। जैसे नेशनल इमरजेंसी, 2 सेकंड में क्या होता है स्टेट इमरजेंसी, और क्या होता है
फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में आपका आर्टिकल 352 और स्टेट इमरजेंसी दैट इज हमारा प्रेसिडेंट रूल्स। अगर कोई स्टेट मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जो गवर्नर साहब है वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि स्टेट का स्टेट मशीनरी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप इसमें प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, जैसे 356 में है आर्टिकल। और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में है, वो अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत आया है हमारे देश में, ओके। तो 1990s में बहुत हमारा क्राइसिस आया था, ओके। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो चुका था, फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था। तो हम उस टाइम में हमारा जो मनमोहन साहब जी थे तो वो लाए थे एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, वो हम पढ़ेंगे, वो भी एक जबरदस्त क्लास होगा, ओके। तो आपको बस जब इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी बोलो, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलो, या फिर आपका कोई नेशनल इमरजेंसी बोलो, ड्यूरिंग वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, ओके, इंटरनल डिस्टर्बेंस सब होता है, तो प्रेसिडेंट साहब हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू करते हैं, जो आर्टिकल 352 में आपका है। और तो ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी में क्या हुआ था, आपको जो फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स को हम मतलब वो नागरिक को नहीं मिलता है, ओके। हम पढ़ेंगे। तो मेरा एक सवाल है आप लोग को, आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारा जो 6 है, ओके। तो इमरजेंसी के टाइम कौन कौन सा फंडामेंटल राइट सिटीजन को मिलता है, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, इमरजेंसी के टाइम कौन कौन सा फंडामेंटल राइट हमें मिलता है और उसका आर्टिकल क्या है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ओके। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपके लिए आज, 3 क्वेश्चन मुझे आप मुझे उसका जवाब देना, ओके। तो लास्ट पार्ट आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब हम बहुत चीज लिए हैं, देखो बहुत सारी चीजें, जैसे बिल्स ऑफ राइट, जैसे बोलते हैं फंडामेंटल, उनका है बिल्स ऑफ राइट, हमारा है फंडामेंटल राइट। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट का गार्डियन और कस्टोडियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कोई आपका अगर फंडामेंटल राइट को कुछ हनन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पढ़ेंगे इसमें रीट पिटिशन है, हैबेस कॉर्पस, मंडामस, सर्स्यूराई प्रोहिबिशन, बहुत कुछ है, 5 तो रीट है, हम उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 में जो है हम उसको पढ़ेंगे, फंडामेंटल, बुझ रहे। तो फंडामेंटल राइट्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो और लीजिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज मैं बोल देता हूँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीज होता है ना, वो बच्चों में हमसे हमेशा मतलब दे आर नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिटन और अनरिटन। सोचते हैं कि रिटन में लिखा जाता है, अनरिटन में नहीं लिखा, नहीं भाई, बोथ में लिखा जाता है। रिटन में क्या है ना, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिटन एंड कोडिफाइड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, ओके। इसमें क्या होता है, सब कुछ पहले लिखा होता है और इसको एक ही बुक में उसको कोडिफाई करके रखा जाता है। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, आपको मिल जाएगा, तो उसमें हर कुछ लिखा हुआ है, ओके। और उसका जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं, जैसे अमेंडमेंट, तो आप प्रोसीड्यूर है पार्लियामेंट, आप उसको कर सकते हैं। अनरिटन में भी लिखा होता है पर वो कोडिफाइड नहीं होता है, मतलब वो सिंगल बुक पे नहीं है, ओके। उसका डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होगा, बुक होगा, वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं लिखते, वो भी लिखा होता है, पर दैट इज नॉट कोडिफाइड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, ये है डिफरेंस, ओके। तो कभी मतलब ख्याल मत करना कि रिटन में लिखा होता है, अनरिटन में नहीं लिखा होता है, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में एक डिफरेंस डाल देंगे, डिफरेंस बिटवीन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। जैसे हमारा इंडिया यूएस में है रिटन, और अनरिटन का है आपका यूके न्यूजीलैंड, तो उनमें क्या है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रीएम्बल पढ़ेंगे, प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, जबरदस्त एक क्लास होगा प्रीएम्बल के बारे में, नेक्स्ट क्लास होगा, सर नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट का नेक्स्ट, आई थिंक पार्ट 4 में आएगा वो। पार्ट 3 में हम डालेंगे डिफरेंट पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स, जो हमारा अभी है जैसे 25 पार्ट्स, तो कौन सा पार्ट में क्या है, और जो आपका है 12 स्केड्यूल है, तो हम उसको डालेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद पार्ट मैंने मतलब 4th में पार्ट 4 हम क्या डालेंगे आपके लिए प्रीएम्बल डालेंगे, तो प्रीएम्बल में डिस्कशन करेंगे। देन फेडरल स्ट्रक्चर लाए थे हम, फेडरल आपको बोल चुका हूं पहले से, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, इम्पीचमेंट मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो प्रेसिडेंट साहब को हम कैसे रिमूवल करेंगे, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस एक प्रोसीड्यूर है, जिस प्रोसीड्यूर को हम फॉलो करेंगे वो बहुत लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए, उसके लिए कमिटी बैठता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो बहुत सारा लंबा प्रोसेस हुआ है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करके हम इम्पीचमेंट करते हैं। तो अभी तक कोई प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा देश का सम्मान है, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है। तो हम प्रोसीड्यूर जब हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तब उसको हम बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को कैसे रिमूव करते हैं, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, थोड़ा सा कम है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी फॉलो होता है, क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे। ओके, देन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोल चुका हूँ। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट जुडिशियरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इट मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ओके, तो हम उसको बारे में डिस्कशन करेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम आपको बोल चुके हैं पहले से कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओके अगर कोई पार्लियामेंट में कुछ रूल्स बनता है, अगर वो रूल्स और लॉज वो वायोलेट करता है द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का सलाह है कि द रूल्स मेड बाय द पार्लियामेंट इज नॉट अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन मेक इट नॉल एंड वॉइड, हम आपको पहले से बोल चुके हैं। देन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, प्रोसीड्यूर फॉलोइंग बाय द लॉ एटसेट्रा हम पढ़ेंगे कब, फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे। ओके, देन प्रेसिडेंट इज द कमांडर ऑफ द 3 आर्म फोर्स। आपको पता होगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हमारा 3 जो आर्म फोर्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का वो कमांडर होते हैं। ओके, इज द कमांडर ऑफ द 3 आर्म फोर्सेस। तो ये सब हम यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से लाए। ओके, so guys, these are all for you, there is the influence of the other constitutions। तो हम ये 10 कंट्री से ये सब चीज हम लाए हैं, जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये चीज अच्छा है इसलिए हम उसको लाए हैं। कुछ कमेंट करते हैं कि हमारा जो है बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन हम मतलब दूसरों की कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, मैं पहले से बोल चुका हूँ, कमेंट तक होगा। तो फिर जो चीज अच्छा है उसे लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा अच्छा होता है। ओके गाइस, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछा हूं और 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे प्लीज आप मुझे देना, और आपको कुछ डाउट्स है तो डाउट्स भी मुझे बोलना, मैं आपको क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। पहले और एक बार बोलता हूं, हमारा लेक्चर को फुल्ली आप देखिए, देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके ओके, जय हिंद।